हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 16th लेक्चर। ये हमारा 16वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, जो कि है सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑर्गेनाइजिंग पे। दिस इज माई सेकेंड लेक्चर, ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक मैं ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर लेक्चर 15 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की। तो ये 3 टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट के लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताऊंगी। ठीक है। तो एक बात है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपने बिल्डिंग का तो स्ट्रक्चर देखा ही होगा। पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर मतलब होता है फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क, ढांचा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। आपने बिल्डिंग का तो स्ट्रक्चर ऐसे करके देखा होगा। जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो पहले उसका फ्रेमवर्क, पहले उसका ढांचा ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक पिलर्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, और यही क्या होता है? पूरी बिल्डिंग का भार उठा रहे होते हैं। यही स्ट्रक्चर उठा रहे होते हैं ना। और फिर इन्हीं स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? ब्रिक्स भर दी जाती है और फिर पूरी बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही होता है। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है, जो पूरी बिल्डिंग का भार उठा रहा होता है। ठीक है। दैट इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें पढ़ना है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, खैर अभी मैं बताऊंगी डिफिनीशन वगैरह तो और अच्छे समझ आएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इवन अभी हमें आगे चल के टाइप ऑफ, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ना है। पर ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। दिस इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए अभी फंक्शनल मत समझिए क्योंकि अभी मैंने टाइप बताया नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। ये वो फ्रेमवर्क होता है जहां पर डिफरेंट मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? डिवाइडेड होती है अमंग डिफरेंट जॉब पोजीशन। डिफरेंट जॉब पोजीशन होती है स्ट्रक्चर में, इस फ्रेमवर्क में, जिसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो इसमें डिवाइडेड होती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। एंड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है। जैसे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा बिल्डिंग का भार उठा रहा होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क है, चाहे वो मैनेजरियल एक्टिविटी हो चाहे ऑपरेशनल एक्टिविटी हो, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क होता है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ये वो फ्रेमवर्क होता है, ये वो ढांचा होता है जिसमें जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो सब इसी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है वही मिलके सब परफॉर्म करते हैं। एंड स्ट्रक्चर गिव्स अ रिलेशनशिप। देखिए स्ट्रक्चर से हमें एक रिलेशनशिप समझ में आता है ना। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसके अंदर में दो आते हैं, फैक्ट्री मैनेजर आता है और स्टोर मैनेजर आता है। तो ये जो है ना एक टाइप का रिलेशनशिप बताता है। स्ट्रक्चर से हमें, स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, यानी लोगों के बीच में, वर्क के बीच में, एंड रिसोर्सेज, जो भी मशीनरी या जो भी टूल यूज कर रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी स्पेसिफाई होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। ठीक है। एंड क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फर्म है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इट इज वर्किंग इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, इसके तरफ, इसके चारों तरफ जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज डायनेमिक, वो चेंज होता रहता है। इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म का जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी रिव्यू टाइम टू टाइम। इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करने की जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत है। और अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन भी टाइम टू टाइम किया जाता है। ठीक है। एंड अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है विच इज डायनेमिक। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो डायनेमिक हो, जो एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन, जिसको हम चेंज कर सके, जिसको हम एडजस्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके। ठीक है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा, कि किसके बाद कौन है। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिसोर्सेज एंड डिफरेंट वर्क के बीच में। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक।
इवन पीटर ड्रकर, एक बहुत फेमस, नाम सुना होगा, पीटर ड्रकर एक बहुत फेमस मैनेजमेंट थिंकर थे। उन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक इंडिस्पेंसिबल मीन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रॉन्ग हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गलत बन गया ना, देन इट कैन बैडली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बैडली इंपैक्ट करता है, इवन डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नीड, जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है। ठीक है, तो जब तक बिजनेस आपका छोटा है, ठीक है, जब तक 1% बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, इन केस ऑफ वन मैन शो, यानी अगर वन मैन शो है यानी 1% है जो अपने छोटे से बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, जैसे कोई रिटेल शॉप एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटी सी रिटेल शॉप है, 1% चला रहा है, तो देर इज नो नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर वगैरह की, कोई फ्रेमवर्क की कोई जरूरत नहीं। अगर वन मैन शो है, छोटी सी कोई रिटेल शॉप है, छोटा सा कोई बिजनेस है, 1% चला रहा है, तो कोई बात नहीं, तब उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पर्सन है। बट एज द बिजनेस ग्रो, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के ऊपर अगर बिजनेस ग्रो करता है, ज्यादा लोग जब जुड़ते हैं बिजनेस से, तब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही जो फंक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली परफॉर्म हो पाएगा। तभी डिफरेंट जॉब पोजीशन जो है, जो भी टास्क है, वो डिफरेंट लोगों के बीच में डिवाइड हो पाएंगे और सबको अपना काम पता होगा, किसको किस पर्सन को किसको रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें क्लैरिटी तभी आ पाएगी और वो कोऑर्डिनेशन में तभी काम कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही जो डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, वो आपस में कोरिलेशन में और कोऑर्डिनेशन में तभी काम कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तभी अचीव कर पाएंगे व्हेन देयर इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वन मैन शो है, यानी 1% बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, वो चला रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तब तो आप 1% में क्या बनेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बट अगर बिजनेस ग्रो होता है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, देन देयर इज अ नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक मिस्टर रामू थे, वो एक छोटी सी रिटेल शॉप चला रहे थे, ठीक है, अकेले वो बिजनेस को मैनेज कर रहे थे, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन वही छोटी सी रिटेल शॉप अगर, ये मैंने एग्जांपल लिया है केवल, ठीक है, वही छोटी सी रिटेल शॉप अगर बिग बाजार टाइप कोई बड़ी शॉप में कन्वर्ट, कोई बड़ी रिटेल आउटलेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें तो भाई बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे आप रिसोर्सेज जुड़ेंगे, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, बहुत सारे रिसोर्सेज जुड़ेंगे, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। ठीक है, छोटी सी शॉप है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बड़ी सी एक रिटेल आउटलेट में कन्वर्ट होता है, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इसकी जरूरत है। अब इसके बेनिफिट की बात करें, वैसे बेनिफिट अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये जो लेक्चर्स है ना, कोशिश किया करिए कि इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें, और इस लेक्चर के बाद अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो इस लेक्चर के बाद पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने ऑर्गेनाइजिंग बताया है। तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं समझ में आएगा या नहीं पता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस या बाकी चीजें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, वो अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब बेनिफिट आप आसानी से समझ जाएंगे। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, देन इट इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट जो पोजीशंस है उनके बीच में क्या है, देयर विल बी स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो पाता है। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्मूथली हो पाता है, बेटर कंट्रोल हो पाता है ओवर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस है उन पे बेटर कंट्रोलिंग कर पाते हैं, क्योंकि हर सुपीरियर के अंडर में कुछ सबऑर्डिनेट होंगे, तो ये बेटर कंट्रोल कर पाएगा, इनके वर्क को मॉनिटर कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दूसरा जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये एक ढांचा प्रोवाइड करता है, जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट, इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा,
ठीक है, ये लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई काम नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये लोग एक दूसरे से बाइंड होके इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह, एक कंबाइन यूनिट की तरह मिल के काम कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो पाएगा। ठीक है, तभी अचीव हो पाएगा जब लोग मिलके इकट्ठा एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में काम करते हैं और सबको अपने टास्क पता होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही। तो देखिए मैंने लिखा है इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो इनेबल करता है फर्म को टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट, एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह फर्म काम कर पाती है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, उसको जो भी टास्क है उसको पता होते हैं और ये जितने डिपार्टमेंट इंडिविजुअल हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में, रेगुलेटेड वे में एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, कंबाइन ऐसे यूनिट की तरह काम करते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब सवाल ये आता है कि हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? आपने अपना एक फैक्ट्री शुरू की थी 5 दोस्तों ने। मैं ये एग्जांपल आपको पिछले कई टर्न से, कई लेक्चर से देती आ रही हूँ कि आपके 5 फ्रेंड्स लोगों ने, आप लोगों ने 5 फ्रेंड्स लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। ठीक है, कुछ भी नया स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है, तो जब तक 5 लोग थे तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं थी, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं थी किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, लेकिन जैसे-जैसे आपका बिज़नेस अब ग्रो होता गया, 5 से आप 50 हो गए, 50 से अब 100, 150, 200 लोग हो गए, तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बनाएँगे कैसे? ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पे है कि इट इज डेलिबरेटली डिजाइन एंड प्लान। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये केयरफुली, आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस, केयरफुली एनालिसिस के बाद इसको डिजाइन किया जाता है, इसको प्लान किया जाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको डिलिबरेटली डिजाइन एंड प्लान किया जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है किससे इन्फ्लुएंस होता है या किससे, कह लीजिए, इस पे इम्पैक्ट पड़ता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, अब ये जो टर्म है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके लिए नया टर्म होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम में 1 मार्क में, 2 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। यानी ये जो सुपीरियर है अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक सुपीरियर है अपने अंडर में 2 को मैनेज कर रहा है, फिर ये जो है 2 को मैनेज कर रहा है, फिर ये 2 को मैनेज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, दिस इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है इट कैन बी नैरो, ये नैरो भी हो सकता है या फिर इसको वाइड, ये वाइड भी हो सकता है। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कुड बी नैरो, कुड बी वाइड। नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो कब होगा? व्हेन ये जो सीनियर है वो अगर अपने अंडर में लेस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा हो तो क्या होगा? देखिए लोग तो उतने ही हैं, अगर आप इन 2 डायग्राम को देखिए, लोग उतने ही हैं, एम्प्लॉइज उतने ही हैं। यहाँ पे क्या है? लेवल ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो सीनियर है ये अपने अंडर में 2 को मैनेज कर रहा है, फिर ये अपने अंडर में 2 को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग उतने ही हैं बट यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? नैरो है। ठीक है, यहाँ पे सीनियर अपने अंडर में कम लोगों को मैनेज कर रहा है, लेकिन दिस इज वाइडर, ये वाइड है। यहाँ पे सीनियर अपने अंडर में देखिए कितने लोगों को, 5 लोगों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, और फिर ये जो सीनियर है, मतलब ये सब ऑर्डिनेट जो इन लोगों के लिए सीनियर है, ये अपने अंडर में फिर से 5 लोगों को मैनेज कर रहा है। तो दिस इज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एंड दिस इज अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड कब होगा? जब एक सीनियर अपने अंडर में ज्यादा लोगों को मैनेज करेगा। ठीक है, तो वाइड होता है। अब ये देखिए, लोग एम्प्लॉय तो उतने ही हैं बट अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है तो लेवल्स क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज्यादा मैंने घूस दिया है। हाँ, अगर ये नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, तो देयर इज अ मोर नंबर ऑफ लेवल्स, ज्यादा लेवल्स हो जाते हैं। देखिए 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 4 लेवल्स हो जाते हैं। बट अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है तो लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय तो उतने ही हैं बट एक जो है, एक सुपीरियर ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे केवल 3 लेवल्स हो गए।
ठीक है। तो नैरो में क्या होता है, ज्यादा लेवल होते हैं, एंड वाइड में क्या होता है, कम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो ये देखिए मैंने यही अगली लाइन में लिखा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में कितने लेवल्स होंगे, दिस इज डिटरमाइंड बाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें कितने लेवल होंगे, जैसे यहाँ पे 3 लेवल है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यानी ये सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल, ये मैंने आपको स्लाइड पहले भी दिखाया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर एमडी है, फिर एमडी के अंडर में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, एक एचआर मैनेजर है। ऐसे ही और बना सकते हैं। ठीक है। ये केवल एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें सारे डिपार्टमेंट, सारे इंडिविजुअल को अपने टास्क वगैरह पता है, प्लस इन ये हायरार्की भी तो डिफाइन कर रहा है, किसके नीचे कौन आता है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की इस सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी डिफाइन कर रहा है, लेवल भी डिफाइन कर रहा है, कितने लेवल हैं। ठीक है। इस प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में फैक्ट्री मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में फोरमैन है, कई फोरमैन्स हैं। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछा जाए तो इस टाइप का एक एग्जांपल दीजिएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा बना के बताइएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीनों बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है, तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोड किए हैं, और इनका फायदा उठाइए, इनसे पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट। आज की तारीख में मैं 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए अपलोड किया है। कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो मैं कवर कर रही हूँ, और आने वाले टाइम में कवर करती रहूंगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है। तो ये जरूर मेरे चैनल पे एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है। और एक चीज और है कि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनकी मैं वीडियो लेक्चर सीरीज लाती रहती हूँ। ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कितने टाइप का होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है। आपने जो नया स्टार्टअप शुरू किया है उसमें किस टाइप की आप एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, किस टाइप का काम, किस टाइप का स्टार्टअप आपने शुरू किया है, उसके बेसिस पे यू विल डिजाइन योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बेसिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है। मोटा मोटा क्लासिफाई किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में इन दोनों के बारे में बताऊंगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, दोनों के एडवांटेज क्या हैं, दोनों के डिसएडवांटेज क्या हैं, ये अब हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट है, कैसे बनाया जाता है, एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आज हमने केवल इनका नाम जाना है। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और वैसे दो और होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। प्लस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमें पढ़ना है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजिंग पूरा टॉपिक है इसमें अभी काफी टॉपिक्स बच रहे हैं, तो चलिए वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आज था लेक्चर 16। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर 17 में। तो चलिए फिर मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।